अच्छा जी, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप लोग अपने माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, तो हमने अपने 5 अध्याय पूरे कर लिए हैं। हमने कल छठा अध्याय अपना शुरू किया था। कोशिश करेंगे आज इसको कंप्लीट करने की और अगला भी स्टार्ट करने की। तो शुरू करते हैं, जितना हमने पढ़ा था उससे आगे। तो अभी हमें पढ़ना है संभावित चित्रों का प्रयोग करते हुए। ये सारी जो चीजें हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? पढ़ाने के लिए, कि हम जिन जिन साधनों का उपयोग कर सकते हैं पढ़ाने में। तो हमने पढ़ा था दृश्य श्रव्य साधन, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारी पढ़ाई में, क्योंकि उससे क्या होता है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट बना रहता है बच्चों का। अगर हम कुछ नई चीज उनको करवा रहे हैं, नई चीजों के माध्यम से उनको सिखा रहे हैं, तो उनका प्रोत्साहन भी बना रहता है। क्या है, वो कम समय में ज्यादा चीजें सीख जाते हैं। अध्यापक का भी समय बचता है इसमें, है ना। तो इसमें एक बात बोली गई है कि जो एक अच्छा चित्र होता है वह हजारों शब्दों के सदृश होता है। मतलब अगर एक अच्छी फोटो है कोई हमारे पास, एक अच्छा चित्र हमारे पास है, तो वो हजारों शब्दों के समान होता है। मतलब जितनी बातें हम हजार शब्दों में कह सकते हैं, वो वही बात एक चित्र से ही सभी को समझ आ सकती है। ठीक है, तो बोला भी जाता है कि देखने में विश्वास करना, कि देख के ही आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। मान लो हमने कोई विधि बतानी है आपको किसी योगाभ्यास की, ठीक है, तो जो शब्दों में आपको बताई जाएगी, उसके बजाय अगर आपको चित्र दिखाया जाएगा, आपको फिर भी समझ आ जाए कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, स्लाइड नहीं दिख रही मैम। स्लाइड नहीं दिख रही? स्लाइड नहीं दिख रही। और मैं छठवां अध्याय पढ़ा रहे थे मैम, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा। एक मिनट, मुझे कॉल, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। साक्षी हिमराल। मेरा नेट ही हुआ है फिर से, जेआरएफ रह गया। नेट एक्चुअली मेरा तीसरी बार हो गया, बट जेआरएफ से रह गया। हाँ जी, हाँ जी, इस बार हमारी कट ऑफ ज्यादा गई थी जी। हाँ जी, एक्चुअली अभी मेरी क्लास चल रही है। मैंने जितेंद्र सर को भेज दी है सारी, अगर आप उनसे बात करके तो उनके पास हो। ठीक है जी, बाय जी, थैंक यू। आई एम सॉरी। अभी दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। अब दिख रही है आपको पीडीएफ? यस मैम। ठीक है, सॉरी वो कॉल आ गया था जरूरी। हाँ जी, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, ये पढ़ा था हमने, योग में अध्यापन साधन तथा इसका महत्व। साधनों के विभिन्न प्रकार भी हमने कल पढ़ लिए थे, तो हमें यहाँ से ही पढ़ना था, सभी संभावित चित्रों का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो हम क्या देखा, हमने अभी जो पढ़ा वो है कि एक अच्छा चित्र हजारों शब्दों के सदृश होता है। कि अगर हम कोई एक अच्छा चित्र दिखा देंगे तो वो हजारों शब्दों के समान होगा। जितना हम हजारों शब्दों से समझा सकते हैं, उतना हम एक चित्र के माध्यम से ही बता सकते हैं। इसलिए कक्षा में अध्यापन साधनों की व्यवस्था आवश्यक है, और हठयोग भी इसके लिए अपवाद नहीं है। मतलब हठयोग इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। हठयोग के अध्ययन के लिए भी हम लोग चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इन चित्रों को हमें बहुत अधिक समय तक लटका कर रखना है, तथा अध्यापक छात्रों को बहुत आसानी से इनके विस्तृत वर्णन को समझा सकता है। मतलब अगर हम कोई चित्र लगा रहे हैं कक्षा में, है ना, कोई चित्र हमने लगाया है अपने क्लासरूम में, हमारे योगा हॉल में या फिर क्लासरूम जो हमारी है, तो उसको अधिक समय तक लटका कर रखना है, ताकि बच्चे उसको देखते रहे। उनको देखते कि वो कहीं ना कहीं प्रेरित भी होते रहेंगे कि हमें भी ऐसा करना है, या उनको समझ आता रहेगा कि ये चीज कैसे होती है। और अध्यापक भी अगर उन्हें कुछ समझाना होगा उसके बारे में, तो वो चित्र के माध्यम से ही बच्चों को करवा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा अध्यापन साधनों के लाभ, कि जिन साधनों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, उनके लाभ क्या क्या है। ठीक है, प्रत्यक्षतः सीखने वाला पाठ को शीघ्रता तथा प्रभावपूर्ण
ढंग से सीख जाता है। मतलब जो हमारे अध्यापन साधन है उससे क्या होता है, जो एक सीखने वाला है, सीखने वाला क्या होगा, हमारा जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो सीखने वाला हमारा स्टूडेंट है वो जल्दी से सीखेगा और प्रभावपूर्ण ढंग से सीखेगा, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से वो सीखेगा कि वो उस समय उस चीज को काफी समय तक अपने दिमाग में रखेगा। जो हमारे अध्यापन साधन है उसके माध्यम से जो चीज सीखी जाएगी। यह अध्यापक को भी पाठ सिखाने में छात्रों को अभिप्रेरित या उत्प्रेरित करने में सहायता करता है। ये अध्यापक के लिए भी सहायक है, क्योंकि इससे क्या होता है, वो इस इन माध्यमों के द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, ये छात्रों को व्यस्त रखता है तथा वे सोचना शुरू करते हैं। मतलब अगर कोई चीज आपको उनको नए साधनों के माध्यमों से करवा रहे हैं तो बच्चे उसमें व्यस्त रहते हैं, क्योंकि वो नई चीज उन्होंने देखी और उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है, वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, इस माध्यम से प्रदान किया गया ज्ञान अपने प्रभाव के कारण लंबे समय तक विद्यमान रहता है। जैसे मैंने कहा कि कोई चीज अगर इंटरेस्ट से पढ़ी जा रही है, उसको अच्छे से भी समझ आ रही है, तो उसको हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं। प्रदर्शन तथा विभिन्न साधनों के कारण उपयुक्त विषय को छात्रों के लिए और अधिक स्पष्ट किया जाता है। प्रदर्शन के द्वारा, यदि कोई चीज प्रदर्शन के द्वारा करवाई जा रही है या हमने अलग साधनों का इस्तेमाल किया है, तो उससे यह जो चीजें हैं, कोई भी जो विषय है, वो छात्र उसमें बहुत ज्यादा दक्ष हो जाते हैं और उनको स्पष्ट रूप से वो समझ भी आने लगता है। पाठ का वांछित उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। वांछित उद्देश्य मतलब हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट किए होते हैं ना, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं कि आज हमें इतना करवाना है, इतना बच्चों को समझ आना चाहिए, तो वो भी हमारा पूरा हो जाता है। छात्र ही सर्वोत्तम निर्णायक होते हैं कि साधन प्रभावशाली है या नहीं। अब छात्र ही निर्णय करेंगे कि जो साधन का उपयोग किया जा रहा है वो प्रभावशाली है या नहीं प्रभावशाली है, क्योंकि जब हम छात्रों से पूछेंगे तो हमें उनके उत्तरों से पता चल जाएगा कि उनको समझ आया है या नहीं आया है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आज हमने जिस साधन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया वो उपयोगी है या नहीं उपयोगी है, उसका हमें भविष्य में इस्तेमाल करना चाहिए या उसके अलावा किसी दूसरे साधन के विषय में सोचना चाहिए। ठीक है, अतः योग शिक्षक को साधन तैयार करने के मूलभूत सिद्धांतों का पता होना चाहिए। मतलब एक योग शिक्षक को ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो जिस साधनों के द्वारा करवा रहे हैं उन साधनों के बारे में उन्हें भी पता हो। ठीक है, ये समझ आया जितना हमने अभी पढ़ा अभी तक? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? माइक ऑन करके बोल दीजिए। नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में हमारा है अध्यापन साधनों को चयन करने के सिद्धांत तथा उनके प्रारंभिक चरण। कि अगर हमें साधन कोई नए साधन से हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उनका चयन हमें कैसे करना है, उसके सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है और उनके कुछ प्रारंभिक चरणों के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अध्यापक को अति सावधानी पूर्वक अध्यापन साधनों का चयन करना चाहिए तथा उससे सुपरिचित होना चाहिए। मतलब पहली बात तो क्या बोली जा रही है कि बहुत सावधानी पूर्वक हमें चयन करना है और दूसरा उससे सुपरिचित होना है। सुपरिचित मतलब कि कोई चीज, मान लो कोई पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा है तो उसको सारा उसमें नॉलेज होना चाहिए कि उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे चलाएंगे, उसमें हमें अगर मार्कर का उपयोग करना है तो वो कैसे करेंगे, इरेज कैसे करेंगे, या कुछ हाईलाइट हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। मतलब चाहे किसी भी माध्यम से हम पढ़ा रहे हो, लेकिन उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए एक अध्यापक को। अध्यापन साधनों का प्रयोग करने में नवीनता होनी चाहिए। मतलब कोई हम चीज पढ़ा रहे हैं ना, तो कोशिश करनी है कि जो अपडेट हुई है चीज उसी से पढ़ाना है, पुराने तरीकों से नहीं पढ़ाना है ना। कक्षा में साधनों के अधिक प्रयोग को भी टालना चाहिए। बहुत ज्यादा साधनों का ही उपयोग नहीं करना है, हमें हमें खुद से भी करवाना है बच्चों को। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, साधन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उनका बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज हमें नहीं करना है। ठीक है, प्रयोग करने या प्रस्तुत करने से पूर्व साधनों को तैयार करना चाहिए और उनकी विधिवत जांच भी करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं वो सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम उसकी पहले जांच नहीं करेंगे तो डायरेक्ट हम क्लास में जाके उसका उपयोग करेंगे तो क्या पता वो वहां पे चले नहीं, इससे दोनों का टाइम वेस्ट होगा, आपका भी बच्चों का भी।
ठीक है, तो उसकी जांच भी हमें पहले कर लेनी चाहिए। और प्रयोग हमें कब करना है साधनों का, जब छात्र उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हो। मतलब हाँ, ऐसा नहीं है पहले दिन ही आपने उनको पीपीटी से पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं, पहले आपको एक रेपो बनानी होती है अपने बीच में और अपने और छात्रों के बीच में। ठीक है, आपका एक रिलेशन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आप धीरे धीरे कुछ बेसिक चीजें उनको करवाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, फिर बाद में आप टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कि उनको वो उस चीज के ग्रहण करने के लिए भी तैयार है। इनका सामायिक प्रयोग करना चाहिए तथा वे सही हो और तकनीकी रूप से भी उत्कृष्ट हो, मतलब वही टेक्निकल रूप से भी वो सही होने चाहिए। उन्हें क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब जो चीज जैसे आनी है, पहले क्या है, बाद में क्या है, उसके बाद क्या है और सबसे लास्ट में क्या है, एक क्रम के रूप में इस्तेमाल करना है, सीक्वेंस में इस्तेमाल करना है, आगे पीछे नहीं बता देना है। और अंत में चर्चा भी करनी है कि साधन के द्वारा छात्रों ने क्या समझा है, मतलब आपको बच्चों से पूछना है, आप डिस्कशन कर सकते हो क्लास के बाद, आज जो हमने उपयोग किया जिस साधन का, उससे आप लोग क्या सीखे हो या क्या ना आपको नहीं समझ आया है। ठीक है, और इस पर बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो उसमें बहुत ज्यादा पैसे लग जाए, हमने कुछ इतना एडवांस लेवल का एक टीचिंग एड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है। यहाँ पे हमें इन चीजों का ध्यान रखना है एक अध्यापन साधन का चयन करने में। तो यहाँ पे बोला कुछ साधनों के नाम बताए गए हैं, जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड है, ग्राफिक्स है, सचित्र पाठ्य पुस्तकें है, मैग्नेटिक बोर्ड है, यौगिक मॉडल है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, दीवार पे जो पोस्टर या चार्ट होते हैं, योग की तस्वीरें जो हमारी होती है, टेप रिकॉर्डर, ग्रोमोफोन, लाउड स्पीकर, टीवी, वीडियो सीडी और एलसीडी, ये सारे जो नाम दिए गए हैं ये आपको उदाहरण दिए गए हैं कि हमारे ये सारे अध्यापन साधन होते हैं। ठीक है, विषय को सीखने तथा समझने के लिए ये साधन प्रभावशील तरीके, प्रारंभक तथा अभिप्रेरक होते हैं। अध्यापक को अधिकतम संभावित चैनलों का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्र विषय को समझ सके। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, अधिकतम संभावित चैनलों का उपयोग करना है मतलब कोशिश करना है उसके ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का उपयोग हो, इससे क्या होगा, वो चीजों को जल्दी समझ जाएगा। इसमें यही दिया गया था कि हमें किस प्रकार से जो हमारे अध्यापन साधन है उसका उपयोग करना है, और कुछ के यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें यहाँ पे बोली गई है, ज्यादा कुछ इसमें समझने वाला नहीं है। फिर क्या है, अध्यापक चार्ट को पर्याप्त समय तक टांग कर रख सकता है तथा विषय को भी स्पष्ट कर सकता है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि जो तस्वीरें हैं उनको कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा समय तक उसको कक्षा में टांग के रख सके। अध्यापक को साधन और मॉडल का चयन अति सावधानी पूर्वक करना चाहिए, सुपरिचित भी होना चाहिए, वही बातें बार बार रिपीट हो रही है, नवीनता भी होनी चाहिए। यहाँ पे उदाहरण दे दिए गए हैं जो हमने पहले अभी पढ़ लिए पिछले पेज पे। ठीक है, तो ये बार बार बताने का कोई फायदा है नहीं। और नियमित रूप से अध्यापन साधनों का प्रयोग करना है, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि कम से कम उन्हें ब्लैक बोर्ड के साथ एक स्टिक फिगर का प्रयोग करना है, क्योंकि इससे जो प्रभाव होता है वो लंबे समय तक विद्यमान रहता है, मतलब कोई चीज जिसने सीखी है वो लंबे समय तक विद्यमान रहेगी। अध्यापन साधन अभिप्रेरक होते हैं परंतु अध्यापकों का स्थान नहीं ले सकते, अध्यापक का एक अपना स्थान होता है, उनकी जगह कोई भी अध्यापन साधन नहीं ले सकता, चाहे वो उसका लेवल कितना ज्यादा हाई हो। ठीक है, और कक्षा की पूरी अवधि तक अध्यापन साधनों को प्रदर्शित रखना चाहिए। मान लो आप मॉडल के जरिए पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो मॉडल आपको ऐसा नहीं है कि आपने 10 मिनट उसके बारे में एक्सप्लेन किया या आधा घंटा एक्सप्लेन किया फिर आपने वो रख दिया, नहीं, जब तक आपकी क्लास चल रही है, क्लास की ड्यूरेशन है हमारी, तब तक आपको वो रखना है कक्षा के सामने। छात्रों का ध्यान केवल विषय की ओर ही दिया जाना चाहिए, मतलब जो आप विषय पढ़ा रहे हो उसके अलावा इधर उधर नहीं भटकाना है, जो पढ़ा रहे हो उसी चीज पर ध्यान होना चाहिए। कौशलों को बेहतर तरीके से सिखाया जाना चाहिए, इससे ही अध्यापन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। ठीक है, सामान्य सी बातें यहाँ पे लिखी है कि अध्यापक का स्थान कभी भी नहीं ले सकता एक अध्यापन साधन, और कहीं ना कहीं हमें ये भी बोला गया है कि अगर हम कोई चीज करवा रहे हैं तो उससे हमें विषय से नहीं भटकना है, या किसी अध्यापन साधन को पूरी कक्षा में हमें विद्यमान रखना है। फिर यहाँ पे जो निष्कर्ष है वो है दृश्य श्रव्य साधनों का निष्कर्ष दिया गया है कि जो हमने अभी तक पढ़ा इस अध्याय में उसका एक निचोड़ दिया गया है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। विज्ञान ने विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति से तकनीकों का निर्माण किया है जिससे व्यापक ज्ञान उपलब्ध हुआ है, मतलब जो हमारी साइंस है
उसने बहुत ज्यादा विकास कर लिया है, जिससे हमारे पास ऐसी चीजें भी उपलब्ध है जो पहले के समय में नहीं हुआ करती थी। अब के समय वो उपलब्ध है, जिससे हमें बहुत सारा नया ज्ञान सीखने को मिल जाता है। ठीक है, मूलतः ये हमारे संचार प्रणाली को परिवर्तित करते हैं। उदाहरण, कंप्यूटर के प्रयोग ने शिक्षक के क्षेत्र में संख्या बल की आवश्यकता को कम किया है। मतलब जब कंप्यूटर का इस्तेमाल जब से होने लगा है, तब से जो लोग कुछ हाथों से काम करते थे वही काम वो कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है, तो उन लोगों का काम कम हो गया है। और विभिन्न स्थानों में कई समूह के छात्रों को एकमात्र स्रोत से लाभ पहुंचाया जाता है, जो कई विभिन्न समूहों को एक ही कार्यक्रम दिखा सकता है। ठीक है, कि जैसे मान लो अभी ऑनलाइन माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, सारे आप अलग अलग जगह है, तो सभी को आपको लाभ मिल रहा है इसी चीज से। हम एक जगह बैठे बैठे आपको पढ़ा रहे हैं और आप भी अलग अलग जगह से बैठ बैठ के पढ़ रहे हो। बहुत सारी क्रांतिकारी संभाव्यता है जो दूरदर्शन, वीडियो, सैटेलाइट इत्यादि जैसे माध्यमों द्वारा संचार के क्षेत्रों का प्रारंभ करती है। हमारे इतिहास में यह नई अवस्था है। इन माध्यमों द्वारा विशाल जन समुदाय तक पहुंचाने के लिए असीम संभाव्यता है। ठीक है, मतलब हम बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ करवा सकते हैं। ये इतिहास में पहली बार है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन क्लासेस होती थी, तो मान लो अगर किसी एक जगह पे क्लास हो रही तो सबको वहाँ उपलब्ध होना जरूरी होता था। ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो समझ सकते हैं। लेकिन आज के समय में क्या है, हम यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में लोगों को पढ़ा सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है, आगे इसमें ज्यादा कुछ ना इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है जो समझने वाला है। तो आप क्या करिएगा, इसको खुद पढ़ लीजिएगा। मैंने पीडीएफ आपको भेज दिया है। इसमें वही चीजें बार बार बोली जा रही है अध्यापन साधनों के बारे में। ये पढ़ाई को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना लेती है और कम समय में ज्यादा चीजों को बताती है, जिससे बच्चे चीजों को सीख लेते हैं और लंबे समय तक सीखते हैं। और अध्यापकों का काम भी कम हो गया है इससे, लेकिन फिर भी अध्यापक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अध्यापक को नॉलेज होनी चाहिए किसी भी अध्यापन साधन का उपयोग करते हुए कि इसको कैसे उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और इस चीज का भी हमें ध्यान रखने के लिए बोला गया है कि जैसे हमने देखा कि भिन्नताएं होती है सभी बच्चों में, तो उनको ध्यान रखते हुए हमें ही कक्षा में बच्चों को करवाना है। और सभी प्रकार के जो हमारे ऐसे जैसे कोई योगाभ्यास हो गया, तो हमें कोशिश करनी है कि हम उनको दृश्य साधनों द्वारा दिखाएं, देख के उनको करवाएं, ताकि उनको और ज्यादा उनके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं हमारे, ये भी आपने पढ़ लेना, हमने पहले भी पढ़ लिया है ये। ठीक है, तो यही चीज इसमें बोली जा रही है, बार बार ये चीज बोली जा रही है, तो ये बार बार पढ़ाने का कोई फायदा है नहीं। इसको ऐसा करना, इसको पढ़ लेना खुद से आप लोग, और फिर पूछना अगर आपको लगेगा ना कि फिर भी आपको कुछ ऐसी चीज है जो नहीं समझ आई है, तो वो पूछना आप अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा कल, तो मुझे वही चीज लगी जो हमने अभी तक पहले पढ़ ली है ना इस अध्याय में, वही चीजें घुमा फिरा के कही जा रही है, मतलब कहानी जैसी बना दी है एक। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। ये वाला समझ आ गया सभी को, ये वाला चैप्टर जो हमने अभी पढ़ा, छठा अध्याय। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सभी को? क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग अगला अध्याय शुरू करते हैं। हमारा सप्तम अध्याय जो है योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान। ठीक है, अब हमने सारा पढ़ लिया। देखो, हमने पहले तो पढ़ लिया कि हमें क्या क्या हमारे अंग होते हैं योग के, वो सारे हमने पढ़ लिए इसमें जो दिए गए हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने विधियां पढ़ ली कि हम कौन सी विधि से पढ़ा सकते हैं, विधियां भी पढ़ ली। फिर हमने प्रकार पढ़े कि किन किन वर्गों में बांटा गया है इनको, बच्चों को किन किन वर्गों में बांटा गया है जो योगाभ्यास करने वाले होते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि क्लास मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, कक्षा प्रबंधन हमें कैसे करना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे टीचिंग एड्स है, दृश्य श्रव्य साधन है, उनके बारे में पढ़ा, उनको कैसे उपयोग करते हैं, उनके उदाहरण कौन से हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान। सारी चीजें हो गई, ये भी हमें पता लग गया क्या पढ़ाना है, ये भी पता लग गया कैसी विधि से पढ़ाना है, ये भी पता है किस प्रकार के छात्र होते हैं। ये यदि कोई समस्यात्मक छात्र है तो उनका कैसे हमें निपटारा करना है क्लास में।
ठीक है, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया किस प्रकार के साधन है, कैसे आप उनका उपयोग कर सकते हो। अब लास्ट में क्या बचता है सब कुछ पढ़ा लिया है। अब हमें ये भी आना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार पूछने हैं, उन चीजों के बारे में ही इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो यही जो बोला गया है ये हमने पहले भी पढ़ा था शायद, कि प्रशिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि यह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है, और एक कला भी है क्योंकि यह एक कौशल्यपूर्ण काम है। ठीक है, मतलब जो भी एक हमारा पढ़ाना होता है, टीचिंग होती है, वो दोनों ही है, उसमें दोनों ही चीजें आ जाती है कि ये एक विज्ञान भी है और कहीं ना कहीं कला भी है। विज्ञान है क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलता है, हमें वैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रख के ही कोई चीज करवानी होती है। कला भी है क्योंकि कौशल्यपूर्ण काम है। सारे लोगों में भी जो होते हैं ना, कि कोई कहते हैं कि सभी लोगों में ऐसी विशेषता नहीं होती कि कुछ ही टीचर बन सकते हैं, कुछ ही पढ़ा सकते हैं, या कोई स्पेशल चीज है, जैसे कोई ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कोई गाना बहुत अच्छे से गाते हैं, कोई डांस बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कोई कविताएं लिखते हैं, तो वैसे ही ये भी कौशल्यपूर्ण काम है। ठीक है, प्रश्नोत्तर वाली प्रशिक्षण पद्धति प्राचीन है, सक्षम है और लोकप्रिय है। जो एक प्रश्न उत्तर होता है ना, प्रश्न उत्तर की जो पद्धति है हमारी, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। जैसे हमने इसमें पहले भी पढ़ा था, परिप्रश्नेन सेवया, जो भगवत गीता में बोला गया था। ठीक है, कि पुराने समय में किस प्रकार से ज्ञान का अर्जन किया जाता था। तो मतलब ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है, बहुत, और सक्षम भी है कि इससे मतलब हमें समझ आ जाता है, कितना समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पे हमें काम करने की आवश्यकता है, और बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी है। शिक्षक को पता चल जाता है कि शिष्य को समझ में आया है या नहीं। फिर प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। सामान्य प्रश्न हो जाते हैं, प्रगति वाले, विचार करने वाले, गहन सोच विचार वाले, तुलनात्मक, सोचने पर मजबूर करने वाले। ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरा डिटेल में बताया गया है, ये बस भूमिका दी गई है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है, अच्छे प्रश्नों का मूल स्वभाव ध्यान में रखना चाहिए। कठिन प्रश्न पूछने हैं शिक्षित विद्यार्थियों से, और सरल प्रश्न कम शिक्षित विद्यार्थियों से। मतलब ऐसा होता है ना कि अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं हमारी क्लास में, तो हमें उनका लेवल को ध्यान में रखते हुए वैसे ही प्रश्न उनसे पूछने होते हैं। सभी प्रश्न विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं हो, मतलब मोटिवेट होने चाहिए, ऐसे प्रश्न आप उनसे पूछो, ऐसा नहीं हो बिल्कुल वो डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा नहीं पूछना है। और अर्थपूर्ण प्रश्न पूछने हैं, संदेह पैदा करने वाले ना हो, मतलब कोई अर्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं हमने कुछ बिन सिर पैर का प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, तो उससे बिल्कुल डाउट में आ जाएगा बच्चे की क्या ही है, ये हमें पढ़ा ही नहीं है, ये हमें आता ही नहीं है। मतलब कुछ अर्थ होना चाहिए प्रश्नों का। और कोई भी प्रश्न अगर पूछना है तो विनम्रता पूर्वक पूछना है, बिल्कुल ऐसे गुस्से में नहीं पूछना है, या रौब जमा के नहीं पूछना है, शांति पूर्वक पूछना है, विनम्रता से पूछना है। और पाठ सिखाते समय शिक्षक ने एक सरल प्रश्न पूछने हैं, फिर कठिन प्रश्न पूछने हैं। जब वो कोई चीज करवा रहे हैं तो साथ साथ में इजी क्वेश्चन उनको पूछते जाना है। लेकिन जब एक बार आप उस चीज को पूरा कर लोगे तो फिर वो कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर वो उसमें उनकी डीप नॉलेज चेक करने के लिए प्रश्नों को पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गई इसकी एक भूमिका बता दी गई हमें, कि प्रश्न उत्तर किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से सहायता करते हैं अध्यापकों की, कौन से बच्चों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, फिर आगे यही बोला जा रहा है, जैसे गांगुली एवं मूर्ति के द्वारा बोला गया था, प्रशिक्षण एक कला है और विज्ञान है। आपको पता है, हमने पहले पढ़ लिया कला क्यों है, विज्ञान क्यों है ना। वह एक विज्ञान की शाखा है जो शरीर विज्ञान, मानसिक विज्ञान, समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों पर चलता है, परंतु शिक्षण के सिद्धांत की विधि नहीं बना सकते जैसे गणित में होता है। प्रशिक्षण कला है क्योंकि कौशल्यपूर्ण है। एक तो इसमें ऐसा है ना कि बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो उनको बार बार समझाना कोई तुक नहीं बनता है, फिर हम इसी में उलझे रहेंगे। अब यहाँ से देखो नई चीज, कि कुछ लोग जन्मजात शिक्षक होते हैं क्योंकि उनमें प्रशिक्षण का गुण जन्म से ही होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कि हम जिनको गिफ्टेड कहते हैं, गिफ्टेड है वो, कि उनमें पहले से ही वो गुण है ना। और परंतु कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो प्रशिक्षण की कला और विज्ञान का सही प्रशिक्षण और अभ्यास से प्राप्त कर सकता है। मतलब कोई
ऐसा नहीं है कि जो जन्मजात है वही पढ़ाएगा, नहीं। अगर हम अच्छे से प्रशिक्षण लिया जाए, अच्छे से पढ़ाई की जाए और उस चीज की प्रैक्टिस करी जाए, ठीक है, तो एक दूसरा व्यक्ति भी एक अच्छा प्रशिक्षक बन सकता है। ठीक है, प्रशिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि उसका कोई परिपक्व सिद्धांत नहीं बना सकते, वह कुछ सिद्धांतों पर ही आधारित है। शिक्षक का हेतु होता है ज्ञान का प्रसार करना, कि जो भी उनके पास ज्ञान है, जितना उन्हें आता है या उसके अलावा भी अगर कुछ नया है तो उसका प्रसार करना। ठीक है, प्रोत्साहन और रोचक वातावरण बनाना जरूरी है। कक्षा में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जो रोचक हो, इंटरेस्टिंग हो, बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा हो और प्रोत्साहित करे बच्चों को। ऐसा नहीं है बच्चे डरे सहमे हुए हैं, आपने उनको डरा धमका कर बैठा कर रखा है, तो उससे लर्निंग नहीं हो पाती है, अधिगम नहीं हो पाता है बच्चों का। प्रश्नोत्तर द्वारा शिक्षण केवल बाकी विषयों से जुड़ा नहीं, परंतु योग प्रशिक्षण में भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जो कोई अन्य विषय है, हमारे हिंदी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया या संस्कृत हो गया, इनमें ही नहीं होता है प्रश्नोत्तर। योग के विषय में भी हम प्रश्नोत्तरों की महत्व को उतना ही महत्व देते हैं प्रश्नोत्तर को। ठीक है, जैसे प्राचीन समय में जब ऋषि सिखाते थे तो प्रश्नों से ही शिक्षण होता था, ये सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। भगवत गीता में भी है, जैसे परिप्रश्नेन सेवया। ठीक है, प्रशिक्षण के सभी प्रकारों में प्रश्नोत्तर वाली विधा बड़ी पुरानी है और सक्षम और लोकप्रिय भी है। प्रक्रिया से होने वाले इस एक प्रक्रिया होने से बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को इस प्रश्नोत्तर प्रक्रिया से सिखाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ वर्ग के छात्र या छात्राओं को भी करवा सकते हैं, मतलब छोटे बच्चों को भी करवा सकते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से, या कोई बड़े हैं तो बड़ों को भी उसके माध्यम से करवाया जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर के बारे में ही हम सारी चीज पढ़ रहे हैं। अब है हमारा प्रश्न पूछने का हेतु। इतना समझ आ गया जितना हमने अभी तक पढ़ा? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एक बार माइक ऑन करके कोई बोल दीजिए। नहीं। नो मैम। है। अब देखते हैं प्रश्न पूछने का हेतु के कारण क्या है, प्रश्न पूछने किस लिए है। अब ये तो हमने बोल दिया कि प्रश्न पूछा जाना चाहिए, लेकिन पूछने क्यों है, ये बोला जा रहा है। तो इससे क्या होता है, बच्चे की क्षमता का पता चलता है और उसके आगे पीछे की स्थिति समझ आती है। पहले तो क्षमता का पता चलेगा कि कितनी क्षमता है बच्चे की, आगे पीछे की स्थिति का क्या मतलब है, मतलब उसको उनका पहले के ज्ञान का भी पता चल जाएगा कि इसको पहले से कितना ज्ञान है, या आगे हमें कितना इस छात्र या छात्रा पर काम करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से या कैसे हमें इनको करवाना है। ठीक है, फिर पाठक और त्यागी जी द्वारा कुछ हेतु दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको कि क्या है। विद्यार्थी को प्रेरित कर विषय की तरफ उसका ध्यान खींचने में मदद मिलती है, कि विद्यार्थी को प्रेरणा मिलती है। अगर उसने उसने किसी प्रश्न का उत्तर अच्छे से दिया तो वो उससे उसको एक मोटिवेशन मिलती है कि देखो ये हमें आता है, और उसका ध्यान भी खींच सकते हैं हम क्लास में। जैसे हमने समस्यात्मक छात्रों के लिए बोला था कि अगर कोई बच्चा बात कर रहा है तो क्या करना है, हमें उसे प्रश्न पूछना है, तो उससे उसका ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा। दूसरा है रुचि को बढ़ाता है, इंटरेस्ट बढ़ाता है, और प्रश्न पूछने वाली क्षमता बनती है जिससे खाली ना बैठने में मदद होती है। मतलब कि एक तो रुचि बढ़ेगी, दूसरा क्या है कि मान लो हमारी क्लास खत्म हो गई है, 10 मिनट बच रहे हैं, अभी भी जितना पढ़ाना था पढ़ लिया, तो अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो जो हमारा खाली समय रहने वाला था वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा उसमें प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया में। ठीक है, शिक्षक बच्चे की क्षमता समझता है और कौन से विषय में रुचि लेता है वह भी समझ आ जाता है। मतलब शिक्षक को पता चल जाएगा कि इस जो हमारा छात्र है या विद्यार्थी है कोई, इसको कौन से विषय में रुचि है, उसको अपने छात्र के बारे में ज्ञान हो जाएगा प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, फिर और है इसमें आगे, इसी में कुछ पॉइंट्स जोड़े गए हैं। शिक्षक को यह भी पता चलता है कि बच्चे को उसकी समझ बात हो गई, उसकी बात समझ आई है या नहीं, जिससे वह विषय में आगे बढ़ पाता है। अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, जैसे मैं पूछती हूँ क्लास से पहले, तो मुझे समझ आता है कि जितना हमने पढ़ा है आपने पढ़ा है कि नहीं, तो उसके बाद ही मैं आगे पढ़ा सकती हूँ। अगर आपको पीछे का ही नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्या है, पूर्व ज्ञान में नया मिश्रित करने के लिए, मतलब जो हमारा
पिछले का ज्ञान था उसमें कुछ नया ज्ञान मिश्रित कराने के लिए भी हम प्रश्न पूछते हैं। बच्चे को सोचने देता है और सोचने की आदत डालता है। अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो बच्चा उसके बारे में सोचेगा। इससे क्या होगी, उसमें एक सोचने की आदत का विकास होगा। और बच्चे की मुश्किल समझने के लिए भी हम प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि हम प्रश्न पूछेंगे ना तो बच्चा आगे से एक तो होगा जवाब देगा, उसको तो ठीक है समझ आ गया। अब दूसरा जो जवाब नहीं दे पाया तो हमें समझ आएगा ना कि बच्चे को किस चीज में मुश्किल आ रही है, किस चीज को समझने में मुश्किल आ रही है। ये सारी चीजें हमें प्रश्नोत्तर से पता चलेगी। और प्रश्न अगर शिक्षक को अच्छे लगे तो वह समझ सकता है कि उसका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक है। मतलब अगर उसने जो प्रश्न पूछे और बच्चों ने उसका उत्तर अच्छे से दे दिया तो वो समझ जाएगा कि जो उसने पढ़ाया वो उसमें सफल हो गया। विद्यार्थियों को शिक्षण की सभी सीढ़ियों पर मदद करने के लिए और मस्तिष्क को सक्षम बनाने में मदद मिलती है इससे, है ना। कि जैसे ये आ गया ना विद्यार्थियों को शिक्षण की सभी सीढ़ियों को, मतलब पहला तो हो गया उसने पढ़ लिया, जो उसको ज्ञान दिया जा रहा था क्लास में वो उसने ग्रहण कर लिया। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, तो एक तो क्या हो गया कि जो उसको ज्ञान दिया गया वो उसने अर्जित कर लिया सारा, एक सीढ़ी उसने चढ़ ली। दूसरा क्या है, दूसरा उससे प्रश्न पूछा गया तो उसमें भी वो सफल हो गया तो एक और सीढ़ी उसने चढ़ ली। तो इस प्रकार से शिक्षण की सभी सीढ़ियों पर मदद करने के लिए प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया जरूरी होती है। और मस्तिष्क को तो सक्षम बनता ही है हमारे प्रश्नोत्तर के द्वारा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं अपने दिमाग पे जोर डालते हैं या फिर वो अगले दिन के लिए पढ़ के आते हैं तो उससे उनका दिमाग जो है वो तेज होता रहता है। ठीक है, ये सारे हमने देखे प्रश्न पूछने के हेतु जो जो हो सकते हैं। अब आते हैं हमारे प्रश्नों के प्रकार। ठीक है, ये है पाठक और त्यागी जी द्वारा बताए गए हैं प्रश्नों के प्रकार। तो पहला जो हमारा है वो है प्रस्तावना प्रश्न। कि प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते रहना साथ साथ में, है ना। प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं हमारे, विद्यार्थियों की गहराई और पूर्व ज्ञान खोजने के लिए और फिर उसमें कुछ नया जोड़ने के लिए। ये याद रखना है आपको कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है उसके बारे में जानकारी के लिए और उसमें कुछ नया जोड़ने के लिए। प्रस्तावना प्रश्न कब पूछते हैं, बिल्कुल शुरू में पूछ लेते हैं। जैसे मान लो हमने हठ योग पढ़ाना आपको आरंभ किया, हठ प्रदीपिका हमने पढ़ानी आरंभ की। ठीक है, तो हम एक प्रस्तावना, एक दो प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, बहुत ज्यादा नहीं होते प्रस्तावना प्रश्न, थोड़ा बहुत कि आप हठ प्रदीपिका के बारे में क्या जानते हैं, या फिर उसपे कौन सा योग हमें बताया गया है, उसमें योग के कितने अंग है, उसमें कितने अध्याय है, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न जो शुरू में पूछे जाते हैं। पाठ का प्रारंभ करते हुए योग शिक्षक प्रस्तावना प्रश्न जैसे क्या, कि जैसे आप आसत के बारे में क्या समझते हो, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। मतलब ये पाठ के प्रारंभ में पूछने हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो हमारे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई उदाहरण दे दिया जाएगा कि ये वाला ये प्रश्न बताओ, ये कौन सा प्रश्न है, ये प्रश्न का कौन सा प्रकार है। ठीक है, और बोला जा रहा है प्रारंभ में केवल एक या दो प्रश्न ही पूछने चाहिए, हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने, एक या दो ही पूछने हैं। यह बच्चे को शिक्षित करने में शिक्षक के काम आता है। विद्यार्थी मस्तिष्क का उपयोग करने में भी मजबूर होता है, विषय को समझता है और उसकी दृष्टि भी बढ़ती है। मतलब जब प्रश्न पूछेंगे तो उससे कहीं ना कहीं बच्चे की जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर उसको खुद उत्तर नहीं आ रहा है तो अध्यापक उसको उसका उत्तर बताएगा। इससे उसके ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी थोड़े थोड़े करके। ठीक है, और बच्चा अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल भी करेगा, अपने उस विषय को भी समझेगा जो उसकी विषय वस्तु है, और उसकी दृष्टि भी बढ़ती है, मतलब उसका कह सकते हैं किसी भी चीज को देखने का नजरिया उसका बढ़ जाता है। ये है हमारे प्रस्तावना प्रश्न जो शुरू में पूछे जाते हैं। ठीक है, उदाहरण दिया गया है, जैसे
मान लो हमें रुई के उत्पादन के बारे में पढ़ाना है, तो हम ऐसे पूछ सकते हैं कि आप अपना शरीर कैसे ढकते हो, या कपड़े किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, अगर हम इसको योग के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसको हम ऐसे देखेंगे। देखो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे स्वस्थता क्यों होनी चाहिए, या स्वस्थता रोज के काम के लिए जरूरी है क्या, ये प्रस्तावना प्रश्न के उदाहरण दिए जा रहे हैं। ये शारीरिक शक्ति क्यों चाहिए, आपके जीवन में वह जरूरी है क्या शारीरिक शक्ति, अपने को स्वस्थता और शक्ति कैसे मिलेगी, या पारंपरिक ग्रंथों में आसनों का क्या उद्देश्य है। ये सारे जो उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, ये है हमारे प्रस्तावना प्रश्न के। बस प्रस्तावना प्रश्न कुछ नहीं है, एक दो प्रश्न होते हैं जो शुरू में पूछ लिए जाते हैं। इससे बच्चे का, हमारे नॉलेज का हमें पता चलता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, और इससे बच्चे के ज्ञान का भी विकास होता है, उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न बनाना। ठीक है, पहला प्रकार हमने प्रस्तावना प्रश्न पढ़ा, दूसरा है हमारा प्रश्न बनाना। ये क्या है, यह विद्यार्थी को किसी अभ्यास अथवा विषय में आगे बढ़ने में शिक्षक की मदद करता है। मतलब कोई अभ्यास है, कोई हमें योगाभ्यास करवा रहे हैं या कोई विषय है, उसमें आगे बढ़ाने में शिक्षक की मदद करता है। ठीक है, विद्यार्थी इसमें भी अपना दिमाग का उपयोग करने में मजबूर हो जाते हैं और विषय को समझने में मजबूर होते हैं, और दृष्टि भी बढ़ती है। वही चीज, क्योंकि जब प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार का हो, जब प्रश्न पूछ लिया ना, मतलब बच्चे का दिमाग का उपयोग हो रहा है, और उसको अपना दिमाग का उपयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण है, अगर मान लो शिक्षक को कलकत्ता का पोर्ट जो है ये सिखाना है भूगोल में। ठीक है, तो वो किस प्रकार के पूछेंगे कि इस भारतीय नक्शे में कलकत्ता का पोर्ट किधर है, या कलकत्ता में कौन सी जगह का नाम है खिदिरपुर, इस जगह में इतनी लोक संख्या क्यों है। ये जो सारे उदाहरण हैं। ठीक है, फिर अगर हम योग के परिप्रेक्ष्य में देखिए, अगर हम योग करा रहे हैं तो किस प्रकार के हो सकते हैं कि इस मानव शरीर के चित्र में कितने अंग है। मानो हमने उनको एक चार्ट दिखा दिया मानव शरीर का। ठीक है, फिर हमने उनसे पूछ लिया कि बताओ इसके, यहाँ पे जो मानव शरीर दिया गया है इसमें कितने अंग है और उनके काम क्या क्या है हमारे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो सोचेंगे, पहले वो देखेंगे, वो चित्र को ध्यान से देखेंगे, फिर वो देखेंगे अच्छा ये अंग है, फिर वो बताएंगे अगर उन्हें पता होगा। फिर अगर उनको पता है, फिर आगे का और प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अच्छा ये वाला अंग आपने बोला, आपने मान लो आपने हार्ट बोला कि ये हार्ट है, तो इसका काम क्या होता है, फिर आगे पूछा जाएगा उससे। प्रस्तावना तो हमारे बेसिक क्वेश्चन थे पहले वाले, ये आगे है, तो इससे हमें विषय में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं जितनी हमारी नॉलेज होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे और उदाहरण दिए गए हैं कि गुर्दा कहाँ स्थित है, उसका काम क्या है, उस अंग का दूसरे अंगों से कोई संबंध है क्या, या जैसे यौगिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पूछ लिया, यौगिक अभ्यास अलग अलग तरीकों से कैसे काम करता है। मतलब प्रश्न बनाना जो हमारा है ना, वो वही है जिससे हम किसी भी विषय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जितना हमें पता है उससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हमने पढ़ लिए, पहला है प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न, और दूसरा हमने पढ़ा प्रश्न बनाना। अब तीसरा है विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। यह विशेष ढंग से नए विचार विकसित करने के लिए पूछे जाते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों का ध्यान खींचता है और ध्यान खींचकर पाठ की तरफ लगाता है। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ये किसके लिए पूछे जा रहे हैं, किसी भी विषय में नए विचार विकसित हो जिससे बच्चों के। ठीक है, डिफरेंस समझ लेना, प्रस्तावना समझ आ रहा है कि किसका कोई क्वेश्चन है हैंड्रीज के किसी ने। अच्छा चलिए लास्ट पूछिएगा आप। देखो ये क्या है कि कोई भी हमें विषय है तो उसमें नए विचार विकसित हो बच्चों के, इसलिए प्रश्न पूछे जाएंगे। हम ऐसा उससे पूछेंगे कि वो ऐसा अपना दिमाग लगा कि जिससे उसके जो हमारे ज्ञान है उसके ज्ञान में बढ़ोतरी हो। इसको छोड़ो, हम सीधे यौगिक इसके लिए आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां। ठीक है, यौगिक शिक्षण के लिए जैसे पूछेगा कि नाड़ियों व्यवस्था और आसनों का क्या संबंध है, नाड़ियों की व्यवस्था और प्राणायाम का क्या संबंध है। अब ऐसे जो ये प्रश्न पूछ रहा है ना अध्यापक, इससे क्या हो रहा है कि वो
कुछ उसको पता नहीं है ये चीज, या उसको थोड़ा बहुत जितना भी उसको नॉलेज है, तो वो नए नए विचार वो सोचेगा इसके बारे में अपने दिमाग में कि क्या संबंध हो सकता है ना, क्या संबंध हो सकता है। जैसे उदाहरण आप समझ लो, पहला हमने पढ़ा प्रस्तावना, सिंपल है, शुरू के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक दो पूछे जाएंगे। अगला हमने पूछा प्रश्न बनाना, वो क्या है, थोड़े आगे के क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे। जैसे हमने पूछा ये शरीर के अंग बताओ, अब इसके कार्य क्या है, ये हो गया। अभी विचार करने पर, अब थोड़े विचार करने पर कि नाड़ियों की व्यवस्था और प्राणायाम का क्या संबंध है हमारा, यौगिक अभ्यास सीखने का क्रम क्या हो सकता है, हमें पारंपरिक किताबों में कोई कड़ी मिलती है क्या इससे रिलेटेड। ठीक है, ये आ गए हमारे विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। 3 प्रकार के प्रश्न हमने पढ़ लिए। चौथा है हमारा कुछ समस्याओं वाले प्रश्न, मतलब कुछ जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं हम बच्चों को, कोई कुछ बोल रहे हैं। किसी ने हैंड रेज किया था क्या, मुझे वहां पे आवाज आ रही है। हाँ जी निष्ठा जी बोलिए, कुछ बोल रहे हो आप, कोई क्वेश्चन है आपका। हो मैम। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा कि ऐसे फिर ना डिस्टरबेंस होती है क्लास में। ठीक है, अब अगला हमारा फोर्थ, कुछ समस्या वाले प्रश्न। यहाँ मतलब कुछ समस्या है उनको, ऐसा है कुछ समस्या उनको सुलझानी है। जैसे योग के क्षेत्र में हम क्या पूछेंगे, जैसे हम योग हमें पढ़ाना है क्योंकि आप सारे योग से संबंधित हो। ठीक है, योग से संबंधित हो, तो फिर आपको क्या प्रश्न पूछने हैं, जैसे क्या प्राणायाम श्वास प्रश्वास से या नाड़ी संस्थान से संबंधित है, कि जो हम प्राणायाम करते हैं वो श्वास प्रश्वास या नाड़ी संस्थान से संबंधित है, क्या श्वास को रोकना प्राणायाम होता है, या गाना गाते समय या वजन उठाते समय हम श्वास को नियंत्रित करते हैं तो इसे प्राणायाम कह सकते हैं, या हम श्वास लेते हैं इसलिए छाती का विस्तार होता है, या छाती का विस्तार होता है इसलिए हम श्वास लेते हैं, दोनों में क्या ठीक है। श्वास लेने पर छाती का कौन सा हिस्सा विस्तार पाता है, क्या श्वास अंदर लेने पर पेट या छाती अंदर जाती है या सिर्फ छाती का विस्तार होता है। ये जो आपको उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे, ये किस चीज के दिए गए हैं, ये है कुछ समस्या वाले प्रश्न के, मतलब और ज्यादा इससे डीप नॉलेज होगी, क्योंकि अगर आप और ज्यादा उनसे गहराई में प्रश्न पूछोगे बच्चों से, तो उतना ज्यादा ही उस स्तर को पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर आता है अगला हमारा बोध कराने वाले प्रश्न, कि जिससे किसी चीज का बोध हो रहा है, किसी चीज का ज्ञान हो रहा है। ऐसे प्रश्न जो पाठ के बारे में सही समय याद दिलाने के लिए शिक्षक वर्ग सिखाता है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं विद्यार्थियों की ग्रहण शक्ति को बढ़ाते हैं और विचार करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। जैसे कि हम आसन सिद्धांतों को क्यों अपनाएं, प्राणायाम के सिद्धांत क्या है और आसन कैसे किए जाए। मतलब जो बोध कराने वाले प्रश्न है, इससे जो हमारे विद्यार्थी है उनकी ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है और उनकी विचार करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो प्रश्नों के प्रकार है वो है तुलनात्मक प्रश्न। नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब तुलना जहाँ पे होगी किसी दो चीजों की, वो होगी इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है बंगाल और पंजाब का मौसम कैसा होता है, मतलब तुलना की जा रही है दो जगह के बारे में। या फिर इन लोगों के कपड़े कैसे होते हैं, किसी विशेष जगह के उनको बता के, किसी विशेष जगह का नाम मान लो हमने बोल दिया कश्मीर, कि कश्मीर के जो व्यक्ति होते हैं वहां पे जो लोग रहते हैं उनके कपड़े कैसे होते हैं, कोई दूसरी जगह रहते हैं वो किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इन दोनों के लोगों की जीवन जीने की अलग पद्धति है, क्या इन दोनों लोगों के खाने के तरीके अलग हैं, आसन और व्यायाम में क्या भिन्नता है, या प्राकृतिक श्वास प्राणायाम व गहरे श्वास में क्या भिन्नता है। नाम से समझ आ रहा है ना, कंपैरिजन हो रहा है, मतलब ये तुलनात्मक प्रश्न है किसी दो चीजों के बारे में या दो से ज्यादा चीजों के बारे में जहाँ पे तुलना की जा रही है, वो आते हैं हमारे तुलनात्मक प्रश्न। ठीक है, लास्ट है हमारे सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न। अब ये तो समझ आ गया सारांश प्रस्तुत करने वाले, सारांश क्या होता है, किसी भी चीज का सारांश क्या होता है, जो बिल्कुल लास्ट में, जो निचोड़ होता है, जो हम सबसे अंत में देखते हैं कि सब कुछ पूरा हो गया, अभी क्या है
अब बताओ जी इसमें क्या था, जो हम सारांश पढ़ते थे ना, जिससे पहले भी हम स्कूल के टाइम में पढ़ते थे, तो पाठ के अंत में पूछे जाते हैं ये। पाठ के अंत में विषय सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए विद्यार्थियों की क्षमता को जानने के हेतु फिर से शिक्षण दोहराने के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब सबसे पहला क्या बात है कि अंत में पूछे जाएंगे, जब हमारा पाठ पूरा हो जाएगा उस समय ये प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इससे हमें जो हमने पढ़ा है वो भी रिवाइज हो जाएगा, मतलब शिक्षण को दोहराने के लिए जितना पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। हम लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे तो जितना भी आज के दिन हमने पढ़ा था वो सारा आपके दिमाग में जाता रहेगा, जैसे जैसे बच्चे उत्तर देते रहेंगे। ठीक है, उदाहरण जैसे कि हमने मान लो आसन प्राणायाम के बारे में आज पढ़ा, योग के क्षेत्र से, तो हम ये प्रश्न देखते हैं कि आसन और प्राणायाम हम क्यों करते हैं, बंध और मुद्रा की भूमिका क्या है, या महर्षि पतंजलि के अनुसार योग में कितनी सीढ़ियां हैं। ठीक है, ये जैसे उदाहरण के लिए आज हमने प्रश्नों के बारे में पढ़ा, तो मैं लास्ट में अगर आपसे पूछूं कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं या प्रस्तावना प्रश्न किसे कहते हैं, तो ये जो प्रश्न होते हैं ना, ये हमारे सारांश प्रस्तुत करने वाले होते हैं। विशेषता याद रखनी है, पाठ के अंत में पूछे जाते हैं और इससे क्या होता है, हमें पूरे पाठ का रिवीजन हो जाता है। ये जो हमने आज पढ़ा उसका रिवीजन हो गया। अब लास्ट टॉपिक है इसी अध्याय में, अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण। ठीक है, कैसे होने चाहिए अच्छे प्रश्न, ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ देना है। प्रश्न छोटा होना चाहिए, सार गर्भित होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन पूछना है लेकिन सार गर्भित होना चाहिए, मतलब उसमें पूरा सार हो जो आप पूछना चाह रहे हो और पूरा होना चाहिए, वो आधा अधूरा नहीं पूछना है। ठीक है, और किसी भी हिसाब से बड़े बड़े प्रश्न नहीं पूछने हैं, कहानी जैसा प्रश्न नहीं पूछना है, और विषय से संबंधित होने चाहिए। जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हो विषय से संबंधित, विशेषताएं दी गई है विद्यार्थियों की आयु और लिंग के हिसाब से पूछनी है। ठीक है, कठिन प्रश्न बड़े विद्यार्थी से और सरल कमजोर से, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, भाषा सरल होनी चाहिए प्रश्न की, कठिन शब्दों का उपयोग हमें नहीं करना है। सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं हो ऐसा प्रश्न पूछ लिया बच्चे हतोत्साहित हो जाए, दूसरी बार उत्तर ही ना दे। और सभी विद्यार्थियों से प्रश्न करने हैं, कुछ विशेष विद्यार्थियों से नहीं करने हैं। कोशिश करनी है पूरी क्लास को कवर, आज जिससे पूछे कल को उससे ना पूछ के किसी अगले से पूछ लो, मतलब सभी से पूछने हैं। विषय के अनुरूप होने चाहिए और अर्थपूर्ण होने चाहिए, जो विषय है उससे संबंधित ही होने चाहिए। विनम्रता पूर्वक पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल ऐसे रौब जमा के नहीं पूछना है, शांति से पूछना है। विद्यार्थी पर हमला नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। मतलब हम कोई हमारी जिद है किसी विद्यार्थी से तो उसके लिए हम उससे जानबूझ के कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। या आ नहीं रहा है तो उसके पीछे ही नहीं पड़ जाना है, थोड़ा बहुत समझा लेना है, ठीक है, लेकिन उसे परेशान नहीं करना है। जल्दबाजी में भी प्रश्न नहीं पूछने हैं और सोचने के लिए विद्यार्थी को थोड़ा बहुत समय भी देना है। ठीक है, कि आप प्रश्न पूछा तो थोड़ा उनको समय दे दिया जाए सोचने के लिए। बार बार भी प्रश्न नहीं पूछने हैं और थोड़े वाक्य बदल कर भी आप पूछ सकते हो, एक से शब्दों का उपयोग ना करते हुए समानार्थक शब्दों के उपयोग से पूछ सकते हो। हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं पूछने जिसका उत्तर होता है ना कि हाँ में उत्तर दो या ना में उत्तर दो, क्योंकि वो थोड़े अस्पष्ट हो सकते हैं, उससे हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, केवल प्रश्न के लिए ही प्रश्न नहीं करने हैं कि बस प्रश्न पूछने थे हम इसलिए प्रश्न कर रहे हैं, नहीं, प्रश्न इसलिए करने हैं कि हमें जानना है कि बच्चों को क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया। और अपूर्ण प्रश्न नहीं पूछने हैं, मतलब कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो अधूरा हो, पूरा प्रश्न पूछना है। ठीक है, और फिर क्या है, अंत में पाठ प्रस्तुत करते समय योग शिक्षक और भी अच्छा कर सकता है यदि कुछ प्रश्न वर्ग शुरू करने वाले वातावरण में पूछे, उसमें बहुत लाभ होता है। ठीक है, इस प्रकार से शिक्षक फिर से अलग अलग पुस्तकीय विषय जैसे पतंजल योग दर्शन, हठ ग्रंथ, सांस्कृतिक मिश्रण, दिमागी स्वास्थ्य, शरीर व्यवस्था, देह शास्त्र, योग अभ्यास आदि भी प्रस्तुत कर सकता है। ये उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अलग अलग हमारे पुस्तकीय विषय होते हैं ना, जो पढ़ने वाले होते हैं, अभ्यास करने वाले नहीं होते, उसके बारे में पूछा जा सकता है। इससे शिक्षण का हेतु सिद्ध हो जाता है और सीखने में भी प्रगति अच्छी होती है। और किसी भी कीमत पर इस प्रश्नोत्तर पद्धति को भूलना नहीं है, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ जो हमने आज पढ़ा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
क्लियर हो गया ना सभी को जो पढ़ा हमने आज? एक बार बता दीजिए मुझे। जी मैम। मैम प्रश्न पूछना ही पूछना है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, जितना हमने आज पढ़ा, क्योंकि 12 बज गए हैं, आपकी क्लास का टाइम हो गया है। तो कोई क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए।